हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मेरा इसके पहले का वीडियो अकबर के बारे में था और आज भी मैं अकबर के बारे में ही बात करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं अकबर के 9 रत्नों से। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी 9 व्यक्ति रहते थे, जिसको अकबर ने 9 रत्न कहा। जो पहले थे बीरबल थे। बीरबल जो थे अकबर के दरबार में सलाहकार थे। और बीरबल जो था वह एक राजपूत था और इसका जो नाम था महेश दास था। अकबर के दरबार में बीरबल को सबसे बुद्धिमान माना जाता था। अकबर कोई भी कार्य करता था बिना इनके सलाह के नहीं करता था। और दूसरे जो थे टोडरमल थे। टोडरमल जो थे अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। जैसे टैक्स कहाँ से आया, कितना आया, कैसे आएगा, इन सारी मतलब पैसों से रिलेटेड जितनी सारी इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी सारे टोडरमल के अंदर रखा जाता था। टोडरमल अकबर के दरबार से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई उसके बाद टोडरमल अकबर के दरबार में आ गए थे। और अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से जो तीसरे रत्न थे वह तानसेन थे। यह ग्वालियर में मध्य प्रदेश से थे। अकबर के दरबार में इनका कार्य रहता था संगीत करना, यानी संगीतकार थे या और उसके साथ साथ ये कविता भी लिखा करते थे। यह संगीत बहुत अच्छा गाते थे। जब भी अकबर का मन किया करता था तानसेन को बैठा के संगीत सुन लिया करता था। और चौथे जो थे मानसिंह थे। मानसिंह यह आमेर का था, यानी राजस्थान राज्य का था, जो जोधाबाई के भाई के बेटे का पुत्र था। यानी भगवान सिंह का ये पुत्र था जो जोधाबाई के साथ संरक्षक के रूप में आया था। और अकबर के दरबार में यह सेना के सबसे बड़े प्रमुख सेनापति था। अकबर के दरबार में अकबर इसके नेतृत्व में ही सबसे ज़्यादा युद्ध को जीता था। और पांचवा जो था अबू फजल था। अबू फजल ने ही अकबरनामा की रचना की थी। इसके साथ यह बहुत योग्य व्यक्ति था और कवि भी था। इसकी हत्या लेकिन जहांगीर करा दी। जहांगीर यानी अकबर का खुद बेटा सलीम ने इसकी हत्या करवा दी। और इसने ही आईने अकबरी की रचना भी की थी। और जो 6वें नंबर पे था वो फौजी था। यह अबू फजल का भाई था। यह फारसी में कविता करता था। और फौजी जो था वह अकबर के बेटे को गणित पढ़ाता था। यानी अकबर ने अपने बेटे को गणित पढ़ाने के लिए इसको नियुक्त किया था कि तुम मेरे बेटे को गणित पढ़ाओगे। 7वें नंबर पे जो था वो अब्दुल रहीम, यानी बैरम खां का जो बेटा था अब्दुल रहीम, जिसने अकबर ने इसको उपाधि दी थी खाने खाना की। रहीम ने बाबर की आत्मकथा जो तुजुक ए बाबरी थी उसको तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था अकबर के दरबार में। और 8वां जो था मुल्ला दो प्याजा। यह अकबर के दरबार में सलाहकार भी था और खाने के साथ हमेशा ये 2 प्याज लेके बैठता था, इसलिए इसको मुल्ला दो प्याजा राम रखा गया था। ये मजाक भी बहुत ज़्यादा करता था। और अकबर के जो लास्ट रत्न थे वह हकीम हुकाम थे। ये भी अकबर के दरबार में कार्य करते थे लेकिन बावर्ची के पद पर कार्य करते थे। और अब हम बात करते हैं अकबर के शासन में भूमि के प्रकार। भूमि के कैसी प्रकार थी, कितनी प्रकार थी। तो अकबर के समय भूमि के 4 प्रकार थी। जो पहला था वो पोजल था। पोजल भूमि में हर वर्ष खेती की जाती थी। उसमें किसी साल गैप नहीं दिया जाता कि इस साल खेती नहीं होगी अगली साल होगी, ऐसा नहीं था। उसमें हर साल खेती होती भी थी। दूसरा जो था वो प्रति भूमि थी। ऐसी भूमि थी जहाँ पे हर साल खेती नहीं की जाती थी, 1 साल या 2 साल के अंतराल पे खेती की जाती थी। और तीसरा जो था वो चाचर भूमि था। चाचर भूमि ऐसी भूमि थी जहाँ पे हर साल खेती न करके 4 साल के बाद करना पड़ता था, यानी 4 साल के अंतराल खेती की जाती थी वहाँ पे। और जो बंजर भूमि थी ये तो ऐसी थी कि इस पे कभी खेती ही नहीं की जाती थी, ये बंजर ही था। तो इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के शासन काल में भूमि पर अकबर कैसे टैक्स लेता था उसके बारे में। तो अकबर अपने शासन में 3 प्रकार से भूमि पर टैक्स लेता था। पहला जो था वो जाप। इस पे टैक्स अकबर भूमि के आकार पे लेता था, मतलब जितना बड़ा भूमि रहती थी उतना बड़ा वो टैक्स लेता था। छोटी भूमि तो छोटा टैक्स लेता था। और दूसरा जो था इसका कनकुत था। कनकुत टैक्स क्या था कि फसल के आधार पर लेता था, मतलब आपका फसल अच्छा हुआ, ज्यादा हुआ तो आपको टैक्स ज्यादा देना है। अगर आपका फसल कम हुआ या तो नहीं हुआ तो कम हुआ तो आपको कम देना है, नहीं हुआ तो आपको ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि हाँ आपको टैक्स देना ही है। और तीसरा जो इसका टैक्स था भूमि पे वो आईने दहसाला था। यह टैक्स 10 साल के औसत के आधार पर यह टैक्स दी जाती थी कि 10 साल में आपको कैसी खेती हुई है कैसी नहीं हुई है उसके आधार पे, उसके एवरेज पे टैक्स देना रहता था हर 10 साल पे। तो इसके बाद से अकबर के शासन में वित्तीय जो नीति थी यानी फाइनेंशियल जो पॉलिसी थी उसके बारे में बात करते हैं। अकबर अपने शासन काल में चांदी, तांबे एवं सोने के सिक्के भी प्रचलन में लाया था और इस
इसके साथ साथ इसने राम सिया का भी सिक्का जोधा के कहने पे लाया था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया था। और इसके दरबार में 1 रुपए के बराबर 10 दाम था और 2 सिक्के भी थे इसके दरबार में, एक इलाही था और एक जलाली था। और इसके दरबार में 1 इलाही बराबर 10 रुपए था और इन सिक्कों पे काफी सुंदरता के साथ मुगलों की चित्रकारी की गई रहती थी। इसके सिक्कों में जो इलाही था वो ज्यादा कीमती था। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति। अकबर की जो राजपूत नीति थी वो कैसी थी, कैसे वो राजपूत राज्यों को भी जीत लिया था। अकबर राजपूतों के साथ सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस प्रकार की नीति अपनाई थी। क्योंकि अकबर क्या करता था कि राजपूत राज्यों को चारों तरफ से अपने सैनिकों से घिरवा लेता था, फिर अपने सैनिक भेज के उस राज्य के राजा को बुलाता था, पूरे इज्जत और सम्मान के साथ बुलाता था। वहाँ के राजा आते थे अपने अकबर के पास बैठ के अपनी अधीनता को सैनिक के द्वारा वहाँ उनके सामने प्रस्तुत करता था। अगर उस राज्य के राजा को अगर इसकी अधीनता अगर स्वीकार हो गई तब तो ठीक है, नहीं तो राजा युद्ध के लिए तो तैयारी रहता था। अकबर की जो अधीनता रहती थी वो बहुत सिंपल रहती थी। अकबर का कहना रहता था कि तुम इस क्षेत्र के राजा रहो, टैक्स भी रखो, भूमि भी रखो, सब कुछ तुम्हारा, तुम राजा भी रहोगे, तुमको गद्दी से भी मैं नहीं हटाऊंगा, लेकिन बस तुमको मैं अपना मनसबदार बनाता हूँ। राजा तो वहाँ के तुम रहोगे, लेकिन जो वहाँ का जो रूल होगा वो मेरा चलेगा, सिक्का भी मेरा चलेगा। ऐसे आमेर के राजा भारमल के सामने अकबर ने अपनी अधीनता को रखा। 1562 ईस्वी में अकबर ने आमेर की यात्रा की। वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता था और इसी अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। अपनी पुत्री की विवाह भारमल ने जोधाबाई की विवाह अकबर से कराने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आमेर की जो पड़ोसी राज्य था उससे भारमल का संबंध उतना अच्छा नहीं था और भारमल अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए मुगल की ये अधीनता को स्वीकार कर लिया और की विवाह अकबर से करा दी। और इसी तरह अकबर ने फिर गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि आसफ खान जो था अकबर को ज्यादा चढ़ा दिया था, इसलिए आसफ खान जाके गोंडवाना पे आक्रमण कर दिया था। गोंडवाना जो था वह मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास था। यह पहाड़ और जंगलों के बीच में था और अब तक यहाँ पे कोई मुस्लिम शासक इस राज्य पे आक्रमण नहीं किया था। गोंडवाना का जो शासिका थी वह दुर्गावती थी, जो 15 से 16 वर्ष से इस राज्य पे शासक कर रही थी। और यहाँ का जो राजा था वो बहुत छोटा वीर नारायण, वो जो 3 वर्ष का बालक था। दुर्गावती बहुत ही योग्य और साहसी महिला थी और उस समय अकबर का सेनापति जब आक्रमण किया था 1564 में, तब दुर्गावती बहुत वीर और बहादुरी के साथ उनसे लड़ाई की थी। और लेकिन तीर लग जाने के कारण दुर्गावती काफी ज्यादा घायल हो गई थी और अपने हार को देखते हुए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। फिर गोंडवाना पर पूरी तरीके से मुगलों का राज्य हो गया। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के बारे में। अकबर जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय जो मेवाड़ के जो राजा थे उदय सिंह थे और इनकी जो राजधानी थी, मेवाड़ की जो राजधानी थी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ पे ही इन्होंने आक्रमण कर दिया था, लेकिन इस युद्ध को अकबर पूरी तरीके से नहीं जीता था, मतलब जीता ही नहीं था कि वो युद्ध के बीच से ही चित्तौड़ से ही वो वापस लौट गया था। पुनः अकबर 9 या 10 साल बाद फिर आया हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के युद्ध को ही हम लोग मैदान की दूसरा भाग कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ को अकबर जीत ही नहीं पाया था, इसलिए वो लौट के फिर आया था हल्दी घाटी के मैदान में मेवाड़ को जीतने। मेवाड़ जो था वो राजपूत का एरिया था, तो राजपूत के पास बहुत बार अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए अपने राजदूतों को भेजा था, लेकिन जो यहाँ के राजा थे उदय सिंह वो कभी भी इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किया। और इनके जो पुत्र थे महाराणा, वो भी उन्होंने भी इनकी अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया था। फिर बाद में अकबर ने युद्ध करने के बारे में सोचा और मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया। उसमें अकबर के साइड से मान सिंह थे और मेवाड़ की ओर से उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप थे। हल्दी घाटी के युद्ध में पूरी तरीके से राजा राणा प्रताप की जीत हो रही थी, लेकिन उसी बीच मैदान में ये अफवाह फैला दिया गया कि अकबर युद्ध के मैदान में आ गया है और तभी उनके सैनिकों में भगदड़ मच गई। और इस युद्ध में राणा प्रताप का जो घोड़ा था, वो घोड़े का नाम चेतक था, वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था और घायल होने की वजह से वो जमीन पे गिर गया। गिरने के बाद राणा ने क्या किया था कि वहां से उठ के वो युद्ध के मैदान से बाहर निकल गए थे। राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके वजह से राणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकलना पड़ा था। और इस युद्ध में ना ही अकबर की जीत हुई और ना राणा प्रताप की हार हुई। बहुत इतिहासकारों का ये भी कहना है कि यह हल्दी घाटी का युद्ध जो था अकबर जीता था और बहुत कई भी कहना था कि ये महाराणा प्रताप जीते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना कि राणा प्रताप इस युद्ध के मैदान से बाहर निकल गए थे और लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो कहते थे कि मैं जब तक रहूंगा तब तक मेवाड़ में स्वतंत्र रहूंगा और शपथ लिए थे, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ना महल में रहूंगा
और ना ही मुगलों को कभी मिलूंगा। और अब हम बात करते हैं अकबर के दक्षिण भारत अभियान के बारे में। अभी तक अकबर उत्तर भारत को और मध्य को पूरी तरीके से जीत लिया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर, सिंध, पंजाब, यूपी, गुजरात, मालवा, राजस्थान का बस एक क्षेत्र छोड़ के मेवाड़, उस बाकी सबको उसने जीत लिया था। और उसके बाद अकबर का नजर दक्षिण भारत की ओर था। उसका नजर दक्षिण भारत की तरफ इसलिए था क्योंकि वो वहाँ पे पुर्तगालियों को व्यापार जो था वो बहुत ज्यादा हो रही थी इधर से उधर, उसको कम करना था। और दूसरा अकबर की नीति ही थी कि मैं पूरे संपूर्ण भारत राज्य पे राज कर सकूं। तो उस समय अकबर के समय में जो दक्षिण भारत में जो राज्य थे, 4 सबसे प्रमुख राज्य थे। पहला था खानदेश, दूसरा था अहमदनगर, तीसरा था बीजापुर और चौथा था गोलकुंडा। लेकिन इन चारों के पास अकबर ने अपने राजदूत भेज के सबसे पहले अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए बोला, लेकिन किसी ने भी इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया सिवाय एक राज्य को छोड़ के, खानदेश को छोड़ के। खानदेश ने बस इसकी अधीनता को स्वीकार किया। अहमदनगर बिल्कुल भी इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उस समय जो अहमदनगर की जो शासिका थी वो महिला थी, चांद बीबी थी, वो इनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अहमदनगर में ही एक किला था, बरार का किला, उस पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अकबर की जीत हो गई अहमदनगर में। और अहमदनगर के पास ही था बीजापुर। जब बीजापुर को ये लगा कि अहमदनगर जब अकबर के कब्जे में चला गया है तो मैं ऐसे अब क्या करूंगा, तो बीजापुर ने खुद अपने आप ही अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बाद जैसे ही इसकी अधीनता स्वीकार किया, खानदेश ने विद्रोह कर दिया कि मैं 1601 ईस्वी में कि मैं अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं क्यों अकबर को अधीनता को स्वीकार करूं, मैं स्वतंत्र रहूंगा। और 1601 ईस्वी में ही अकबर उसके विद्रोह को दबाने के लिए गया। और खानदेश में ही एक प्रसिद्ध जगह है, खानदेश में ही एक प्रसिद्ध युद्ध का मैदान था, असीरगढ़ का मैदान। उस असीरगढ़ के मैदान में ही अकबर ने युद्ध को लड़ा और जीता भी। और यह अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद अकबर की मृत्यु हो गई बीमारी के चलते। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना प्लीज गाइस। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरुआत का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरुआत का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है।